हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के माध्यम से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 16 अक्टूबर 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। आज की पहली न्यूज़ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे से, और ये डे क्या है तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो 2023 में एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में इसे मनाया जा रहा है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो वर्ष में 2 बार इसे मनाया जाता है, और इस बार 14 अक्टूबर को इसे जो मनाया गया है इसकी थीम रही है वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी थीम क्या रही है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ। बात करें ये दिन क्यों खास है, तो ये दिन इसलिए खास है प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालना इस दिन का उद्देश्य है। अगर बात करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार कब मनाया जाता है, तो पहला मनाया जाता है 13 मई को और दूसरा मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 में कब कब मनाया गया। तो 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया गया, और 14 अक्टूबर को जो मनाया गया उसकी थीम रही है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। बढ़ते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं पॉइंट्स का। जैसा कि आपने कल की क्लास में भी देखा था, मैंने एक न्यूज़ के अलावा बहुत सारे पॉइंट को रिवीजन भी किया था। तो आज हम लोग रिवीजन के अंदर इम्पॉर्टेंट डेज में जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट डेज को क्लियर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अंधे लोगों की लिपि है ब्रेल लिपि, जिसके कारण से इस दिन को मनाया जाता है। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं की याद में इस दिन को मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व दिवस यानी युद्ध में अनाथ हुए लोगों को लेकर मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। फिर उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, ये विश्व हिंदी दिवस अगर 10 जनवरी को मनाते हैं तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि भारतीय लेवल पर यानी इंडियन लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हिंदी दिवस किस डेट को मनाया जाता है। फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं भारत में। अच्छा, विश्व लेवल पर युवा दिवस कब मनाते हैं, कमेंट कॉलम में जाकर ये भी आंसर करें। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, तो आंसर जल्दी से करिए। फिर 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे, 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसके अलावा नेशनल स्टार्टअप डे मैंने नहीं बताया आपको, बताइए जरा कमेंट कॉलम में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं। उसके अलावा एक दिन यहाँ पर और छूट रहा है जो मैं आपको बता दूं, 23 जनवरी को पराक्रम डे मनाते हैं। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का दिन होता है, उसको भी याद रखिएगा। फिर 25 जनवरी का दिन, जिस दिन हम लोग पर्यटन दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश 26 जनवरी को ही गणतंत्र हुआ था। उसके बाद 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं, यानी प्रलय को याद करने का दिन और उसके प्रति जागरूक करने का दिन। उसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस भी मनाते हैं। और जनवरी का आखिरी रविवार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं जनवरी के आखिरी रविवार को। उम्मीद है आपको आज की पहली न्यूज़ और उससे जुड़े हुए जो भी स्टैटिक जीके के पॉइंट बन सकते हैं मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। और देखिए आप, मैंने आपको पहली न्यूज़ कवर कराई जहां पर इम्पॉर्टेंट डे को डिस्कस किया, यानी प्रवासी पक्षी दिवस को डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट डे आपके भी डिस्कस कर दिए हैं। अब हर एक दिन कोई ना कोई दिन होता है, तो जो जो डे आपको लग रहे हो कि सर ने छोड़ दिए हैं, कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर करिए, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी समझा करें, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि कल की क्लास में बहुत कम कमेंट्स आप लोगों ने करे थे, तो आप लोग अपने होमवर्क को प्रॉपर नहीं करते हो। आप लोग अपने होमवर्क को प्रॉपर किया करें, सारे लोग कमेंट कॉलम में जाकर आंसर किया करें, कम से कम वो लोग तो किया ही करें जो क्लास को पूरा देखते हैं। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उदयपुर राजस्थान से।
उदयपुर राजस्थान से न्यूज़ क्या है, उदयपुर बनेगा भारत का पहला वेटलैंड शहर। तो राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन कैसे स्टैटिक जीके का बनता है, ऐसे ही बन जाता है। आपको लगता है स्टैटिक जीके से आया है, जबकि वो करंट अफेयर से ही बना दिया जाता है। तो झीलों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है, उदयपुर को। ठीक है, इसको भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान द्वारा, और रिपोर्टों में बताया गया है कि इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि रामसर कन्वेंशन यानी रामसर साइट क्या होती है। तो आइए आपके डाउट को एकदम क्लियर कर देते हैं कि आखिर रामसर कन्वेंशन क्या है। तो स्टैटिक जी के पॉइंट में मैं अब लेकर आया हूँ रामसर स्थल के बारे में जानकारी। तो क्या होते हैं रामसर स्थल, व्हाट इज रामसर साइट। तो रामसर वह आर्द्रभूमि या नम भूमि वाले स्थान होता है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जहां पर 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, रामसर किस जगह का नाम है, तो ईरान के एक शहर का नाम है। दूसरा पॉइंट, किस वर्ष रामसर कन्वेंशन करी गई, 1971 में करी गई। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत से रामसर साइट में कितने टोटल हैं, तो 75 साइट्स है रामसर साइट्स के अंदर। अच्छा, कमेंट कॉलम में बताइए 74 और 75 नंबर के रामसर साइट भारत से कौन कौन शामिल हुए थे। कमेंट कॉलम में जाइए और अपने आंसर करिए। बढ़ेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़, बैक टू बैक न्यूज़ आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा सर से, जिनकी कल भी न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी थी और आज भी हम लोग इनकी न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, जिन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। लॉरियस के साथ नीरज का जुड़ाव 2022 में शुरू हुआ, जब उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये बताइए जल्दी से कमेंट कॉलम में लिखिए कि कल हम लोगों ने नीरज चोपड़ा से संबंधित किस एक पॉइंट को पढ़ा था, क्या इनको कोई पुरस्कार मिला था। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। हम पढ़ेंगे, अब कुछ रिवीजन करेंगे, नीरज चोपड़ा साहब से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ ब्रांड एम्बेसडर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सारी परीक्षाओं के लिए। कोई भी परीक्षा हो उसमें कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे एक ना एक क्वेश्चन करंट अफेयर से उठता ही है, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गई। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी न्यूज़ कराऊंगा ना, तो न्यूज़ के बाद मैं आपको ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन टॉपिक वाइज कराता चलूँगा, जिससे आपको सारे पॉइंट क्लियर होते चले। और हाँ, स्टैटिक जीके की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ स्टैटिक जीके को भी कराता चलूँगा, ठीक है, जिससे आपकी एक ही क्लास के अंदर सारी की सारी तैयारी हो जाए। और मैं कोई 1 घंटे का लेक्चर लेने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपको इस 15 से 20 मिनट की क्लास में ही इतनी सारी जानकारी दे दूँगा कि आप जब 1 घंटे की किसी और टीचर की क्लास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वीएससी का जो है चैनल है, इस चैनल में हम 20 मिनट में ही पढ़कर बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे चैनल बहुत गलत करते हैं, सारे चैनल अपने आप में बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक प्रयास है कि आपको 20 मिनट में बहुत सारी जानकारी दे दी जाए। तो सब लोग बहुत अच्छे से क्लास को पूरा जरूर देखा करो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अब किनको किनको ब्रांड एम्बेसडर किस चीज़ का बनाया गया। तो सबसे पहला नाम है रणवीर सिंह का, जिनको स्टार्स स्पोर्ट्स और पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर विराट कोहली, जिनको लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी यानी कैप्टन कूल, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और 2011 वर्ल्ड कप और 2007 वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन, इनको तो काफ़ी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जैसे वाइकॉन 18 भारतीय सेना, ड्रीम 11 पोकर स्टार्स, कार्स 24, रेड बस, इंडिगो पेंट, सोनाटा, टीवीएस और शेवन इंक।
इसके अलावा ब्रूइश। ठीक है, कुछ और बात करें अगर तो दो नाम और बड़ी चर्चा में रहते हैं। पहले तो सलमान खान, जिनको रियलमी मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और भारत पे का बनाया गया, नवरत्न तेल का बनाया गया, डिक्सी स्कॉट का बनाया गया, चिंगारी का बनाया गया और इससे पहले पेप्सी का भी बनाया गया। तो पेप्सी के दो हैं स्टैंड। ठीक है, फिर सोनू सूद की अगर बात करें तो गार्गी इंटरनेशनल, एशियर इंडिया, रेडमी इंडिया, रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कोविड-19 वैक्सीनेशन पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेदा के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर जो भी मैंने आपको कराए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट कौन कौन है ये आप खुद से जानने का प्रयास किया करें। ठीक है, जो पॉइंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं उनको आपको याद रखना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे भारत पे इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, गार्गो इंटरनेशनल आपको इसमें दिख रहा है, इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीनेशन पंजाब ये दिख रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नाम है इनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो आ जाएगा ना बस वही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बने उससे पहले ही क्यों ना सारी चीज़ों को पढ़ लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है क्रिकेट से। क्रिकेट में इस टाइम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिन वैसे भी नहीं अच्छे चल रहे हैं, है ना। वर्ल्ड कप चल रहा है और आप देख रहे हैं इंग्लैंड बार बार हार जाती है। हालांकि इतनी भी लूजर टीम नहीं है, पुरानी चैंपियन है, आपको पता ही है। और इंग्लैंड से न्यूज़ ये है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। खेले तो काफ़ी दिनों से नहीं है इंटरनेशनल टीम से, लेकिन अब इन्होंने जो एक जिसको बोलते हैं रणजी मैच, यानी कि जो टीम से नहीं खेला जाता है, उस मैच से भी इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रिकेट से संन्यास ले लिया है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने। अपने देश के लिए रिकॉर्ड टेस्ट रन बनाने में माहिर हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंग्लैंड से किसी ने रन बनाए तो ये एलिस्टेयर कुक ही हैं, जिन्होंने पेशेवर क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। 2018 में ये वैसे भी संन्यास ले चुके हैं अपने क्रिकेट से और फिलहाल में इन्होंने पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है। बात करें एलिस्टेयर कुक की तो 2012 से लेकर 2017 तक इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन रहे और 2010 से 2014 तक 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कैप्टन भी रहे। तो एक बात और जान लें, इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक को सर की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, और सर की उपाधि वो उपाधि होती है जो ब्रिटिश द्वारा दी जाती है। रविंद्र जडेजा को भी प्राप्त है जो कि भारतीय क्रिकेट टीम से हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कब क्या बता दीजिए कमेंट कॉलम में, चूंकि वर्ल्ड कप भी चल रहा है, कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। मैं भारत के नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि भारत के आप सभी जानते हैं, आप सभी के फेवरेट रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। क्या है न्यूज़, आइए पढ़ते हैं। तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये नागालैंड में करने जा रहे हैं पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कोहिमा के फ्री बॉगी में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का आधिकारिक उद्घाटन कर रहे हैं। डॉक्टर मंडाविया इस अवसर पर एक मोनोलिथ का भी अनावरण करेंगे। तो NIMSR यानी नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये नागालैंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज भी होगा। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो उत्तर पूर्व में पड़ने वाला एक राज्य है और भारत का एक पहला ऐसा राज्य भी है जहाँ पर इंग्लिश इसकी एक राज्य की भाषा के रूप में है। और नागालैंड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें, अफस्पा कानून आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इन्हीं क्षेत्रों में यानी उत्तर पूर्व क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अफस्पा कानून लगता है, जहाँ पर आर्मी को आदेश दे दिया जाता है कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, रौनक साधवानी एक खिलाड़ी है। रौनक साधवानी, इन्होंने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं रौनक साधवानी। इन्होंने इटली में चल रहे अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बनकर इन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े गौरव के पल को ला दिया है। बात करें इनकी तो महाराष्ट्र के सबसे युवा और नागपुर के एकमात्र ग्रैंड मास्टर को दुनिया के नंबर 1 मैग्नसन कार्लसन से खिताब पाना था और इन्होंने जीत भी लिया है। तो रौनक साधवानी फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत गए।
इनका नाम याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है वहां पर रौनक साधवानी का नाम आ जाए, याद रखिएगा। और हाँ, मैग्नेसन कार्लसन को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। और कहाँ के खिलाड़ी हैं ये जानते हैं आप? नॉर्वे के हैं, ठीक है गाइस। तो बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। हाँ, ये भी आप पढ़ लेना कि रौनक ने 8 राउंड जीते, 2 में हार का सामना भी किया। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मनोज पांडे साहब से, यानी हमारे केंद्र सरकार के अंदर जो आर्मी है उसके प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। इन्होंने नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रदान किया है। तो रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित एक प्रभावशाली रंग प्रस्तुति परेड के दौरान जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। थल सेना अध्यक्ष ने भी कम समय में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नवगठित इकाई की सराहना की और सभी रैंकों को गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। याद रखिएगा, हमारे सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे हैं। अब यहाँ पर बात करें नौसेना प्रमुख कौन है, तो ये आर हरी कुमार है। और इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? जनरल विवेक राम चौधरी है। अच्छा, बात करें वहीं पर सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है, तो शीलवर्धन सिंह है। बीएसएफ के प्रमुख कौन है? नितिन अग्रवाल है। अच्छा, इसके अलावा बात करें आईटीबीपी के प्रमुख कौन है? अब कमेंट कॉलम में आप बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अनीश दयाल वर्मा है। इसके अलावा ये बताइए सुजाय लाल थाओसेन ये किस एक संगठन के प्रमुख हैं? फिर से नाम सुन लीजिए, सुजाय लाल थाओसेन किस एक संगठन के प्रमुख हैं? अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक न्यूज़ कराई मनोज पांडे से रिलेटेड और मैंने आपको यहाँ पर 8 से 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कवर करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट पदाधिकारी कवर करा दिए जो बड़े बड़े पदों पर हैं। तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है? अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे, चीज़ों को नोट नहीं करेंगे, पीडीएफ के सारे बने रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि जितनी चीज़ें क्लास में आकर के आपको मिलेंगी ना, उतनी चीज़ें पीडीएफ में नहीं मिल सकती हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखा करें। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ ऐसे लिंक हैं जो प्रमुख क्लासों के हैं, जो इसी चैनल के माध्यम से करी गई हैं। आप उन क्लासेस को जाकर देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाएं, जिससे कि जुड़ करके डेली पीडीएफ को लेकर आप पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या है खास। अगली न्यूज़ है आरबीआई से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को नो योर कस्टमर नियमों सहित कुछ प्रावधानों का पालन ना करने के लिए 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा है। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो हमारे देश की एक स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक किस में आती है? चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। पेमेंट बैंक में आती है। हमारे देश में कुल 6 प्रकार की पेमेंट बैंक हैं। उन्हीं 6 प्रकार की पेमेंट बैंक में ये एक पेमेंट बैंक के रूप में है, जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। अच्छा, आप बताइए पेमेंट बैंक किस एक समिति की सिफारिश के बाद ओपन करी गई थी? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश के बाद ओपन करी गई थी। अच्छा, इसी की तर्ज पर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ओपन करी गई थी, जो किस कमेटी की सिफारिश पर थी? तो ऊषा थोराट कमेटी की सिफारिश पर थी। चलिए मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये बताइए कमेंट कॉलम में कि पहली पेमेंट बैंक हमारे इंडिया में कौन सी खुली थी और किस एक ईयर में खुली थी? ठीक है, आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 1935 में स्थापना हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और अभी हाल फिलहाल में ही आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर बने थे स्वामीनाथन जानकी रमन। आपको बताता चलूँ, आरबीआई के अंदर 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। बाकी 3 डिप्यूटी गवर्नर कौन है? कमेंट कॉलम में जाइए और अपना आंसर छोड़िए, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से बैंकिंग क्षेत्र से ही है। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन साहब को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो विजय कुरियन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और 2 नवंबर 2023 से ये इस पद पर आ जाएंगे। अभी तक कौन चेयरमैन थे? तो सलीम गंगाधरन अभी तक चेयरमैन थे। तो ये थी ओवरऑल आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है? अगर आपको क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो आप कुछ काम जरूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने सारे के सारे होमवर्क को कवर करिएगा।
दोस्तों के साथ क्लास को या किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर क्लास को जरूर शेयर करिएगा और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।